मेरा नाम है आकिब अहमद और ये है यूनिऑक्स एकेडमी। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं तब भी आप पूरा देख सकते हैं इस वीडियो को। तो इस पे हमारा पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग क्या है? तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। मतलब कि हर एक लिविंग थिंग सेल से बना हुआ है। सेल जो है हर एक लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है। इसी के वजह से उस पर डिपेंड करता है कि उस जो ऑर्गेनिज्म है उसका शेप, साइज और उसका फंक्शन किस तरह से होगा। ये डिपेंड करता है उसके सेल के ऊपर। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो इन 1665 रॉबर्ट हॉक डिस्कवर्ड द सेल, और वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। तो वो ऑब्जर्व किए एक स्लाइस ऑफ कॉक्स से, मतलब कि एक ट्री का एक बार्क लिया, उन्होंने खुद से उसको लेके खुद से ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा। तो वो देखते हैं कि एक छोटा छोटा बॉक्स का स्ट्रक्चर है, जैसे कि हनीकॉम्ब का होता है। जिस तरह से तुम इस फिगर में देख सकते हो, ये हनीकॉम्ब का फिगर है। इसमें एक छोटा छोटा बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था अपने माइक्रोस्कोप से, अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। और इसी का नाम रख दिया गया सेल। सेल जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ सेल के बारे में। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बट कैन कैरी ऑल द फंक्शन। मतलब कि हर एक लिविंग थिंग्स इस सेल से बना हुआ है। सेल जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और इसी पे डिपेंड करता है कि उसका साइज, शेप और फंक्शन किस तरह से होगा। उसके बाद एक सेल थ्योरी आया। सेल थ्योरी जो है वो 1838 को आया। वो दो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, एक का नाम था सेल्विन, एक का नाम था सेडविन। ये दो जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे जर्मन, उन्होंने कुछ फैक्ट बताया सेल के बारे में। उस चीज को बोला जाता है थ्योरी ऑफ सेल। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट है कि उसका हर एक सेल का जो स्ट्रक्चर है ना वो लगभग सिमिलर रहेगा, पर उसका साइज, शेप और उसका फंक्शन है वो डिफरेंट रहता है। तीसरा हुआ कि सेल डिवाइड टू फॉर्म ए न्यू सेल, मतलब कि हर एक सेल जो है वो डिवाइड होकर एक नया सेल बनाता है। चौथा हुआ कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है जो वो दिख रहा है वो डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ सेल के ऊपर, कि किस तरह से अरेंजमेंट हुआ है सेल का। पांचवा है कि सेल ही डिसाइड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से परफॉर्म करेगा, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग साइज ऑफ सेल के बारे में। जो साइज है सेल का वो बहुत ही छोटा होता है। उसको तुम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। हम लोग उसको देखने के लिए एक तरह का माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। तो सेल को मेजर करने के लिए हम लोग माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। 1 माइक्रोमीटर मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। जो सबसे छोटा सेल है ना वो 0.1 माइक्रोब्स का है, जो सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है। और जो सबसे बड़ा जो सेल का जो साइज है वो 17 सेंटीमीटर का है, जो ऑस्ट्रिच के एग में पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म में कितना सेल है मौजूद है, उसके आधार पे हम लोग सेल को बांटते हैं। तो दो तरीके से उसको हम लोग बांटते हैं, पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ही सेल है और वो उस एक ही सेल के मदद से अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सब एक ही सेल के मदद से करता है। एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा, पैरेन्काइमा, ईस्ट, ये सब एग्जाम्पल हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हो। दूसरा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल मौजूद हो, जो हर एक सेल का अलग अलग काम रहेगा कि ये रेस्पिरेशन करेगा, ये एक्सक्रीशन करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा, इस तरह से रहता है। एग्जाम्पल जैसे कि जितने भी प्लांट और एनिमल है ना वो सब क्या आता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके आधार पे हम लोग दो तरीके से बांटते हैं। पहला हुआ प्रोकैरियोटिक, दूसरा हुआ यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ऐसे सेल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसके पास न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहेगा, उस टाइप के सेल को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल जैसे कि पैरेन्काइमा, बैक्टीरिया और ईस्ट एंड ब्लू एल्गी। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल, मतलब कि ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, उस टाइप के सेल को बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल जैसे कि जितने भी प्लांट और एनिमल है ना, एक्सेप्ट बैक्टीरिया, ब्लू एल्गी को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब यूकैरियोटिक सेल में आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ
प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो पहला हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपार्टस, राइबोसोम्स होता है। जिस तरह से तुम इस फिगर में देख सकते हो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें सर जितना भी पार्ट है प्लांट सेल का वो इसमें दिया हुआ है, किस तरह से वो अलाइन है वो तुम देख सकते हो। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल के बारे में। पहला कि सेल मेम्ब्रेन रहता है, दूसरा साइटोप्लाज्म रहता है, तीसरा न्यूक्लियस, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, छठा राइबोसोम, सातवां लाइसोसोम्स, आठवां गोल्गी एपार्टस और नौवां वैक्यूल्स रहता है। जिस तरह से तुम इस फिगर में देख सकते हो ये एनिमल सेल का वो इमेज है। सब कुछ इसमें दिया हुआ है कि एनिमल सेल के अंदर क्या क्या चीज पार्टिकल पाया जाता है, किस तरह से वो अलाइन है ये भी देख लो ना। और अब हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो एक आउटर कवरिंग होता है सिर के ऊपर। क्या होता है? एक तरह का आउटर कवरिंग होता है सिर के ऊपर जो सेपरेट करता है अंदर के पार्ट को, सेल के अंदर का जो पार्ट है इंटरनल पार्ट बोला जाता है उसको, और जो बाहर का पार्ट एक्सटर्नल पार्ट, उन दोनों को सेपरेट करता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है कि कौन सा पार्टिकल सेल के अंदर आएगा और कौन सा पार्टिकल सेल के बाहर जाएगा। उस चीज को बोला जाता है सेमी परमेबल। तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके फंक्शन के बारे में। पहला फंक्शन है कि प्रोटेक्शन करता है, मतलब कि ये अंदर के पार्ट को बचाता है बाहर के पार्ट से, सेपरेट करता है अंदर के पार्ट को अलग और बाहर के पार्ट को अलग, सबसे आउटर पार्ट होता है इसलिए। दूसरा हुआ कि ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, मतलब कि कुछ ही पार्टिकल को अंदर आने देता है, गिने चुने पार्टिकल को। परमिएबिलिटी मतलब होता है कि परमिशन, जैसे कि तुम एक क्लासरूम में हो, एक टीचर रहता है, टीचर ही डिसाइड करता है कि कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा। उसी तरह से सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन रहता है, वही डिसाइड करता है कि सेल के अंदर कौन सा पार्टिकल आएगा, सेल के बाहर कौन सा पार्टिकल जाएगा। उस चीज को बोला जाता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। तीसरा है कि ये शेप एंड साइज देता है पूरे सेल को। चौथा है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है, न्यूट्रिशन का किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो है ना वो क्या होता है, हार्ड होता है, रफ होता है, और क्या होता है सेल मेम्ब्रेन की भी आउटर पार्ट में पाया जाता है। मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाहर जो पाया जाता है वो होता है सेल वॉल। सेल वॉल जो हमेशा प्लांट सेल, बैक्टीरिया, इन सब जगह पाया जाता है। सेल वॉल का मेन काम होता है कि ये मजबूती देता है प्लांट को। अब हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन के बारे में। पहला फंक्शन कि वो शेप देता है, सेल वॉल क्या देता है उसको, सेल को शेप देता है। दूसरा कि वो प्रोटेक्शन बच करता है, सेल वॉल जो है वो हार्ड होता है तो क्या करता है वो प्रोटेक्शन भी देता है पूरे सेल को, पूरे बॉडी को। तीसरा देखेंगे हम लोग सपोर्ट करता है वो कि ट्री खड़ा हो सके, इतना वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। तो पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल सेल। सेल मेम्ब्रेन जो वो हर तरह के सेल में मौजूद होता है, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, किसी भी तरह का सेल में मौजूद होता है। लेकिन सेल वॉल जो है वो हमेशा प्लांट सेल, बैक्टीरिया, इन्हीं सब के लिए मौजूद होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल है, मतलब कि कुछ ही पार्टिकल को अंदर आने देता है, बाहर जाने देता है। लेकिन जो सेल वॉल है वो फुल्ली परमेबल है। मतलब सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है कि वो प्रोटेक्ट करता है प्रोटोप्लाज्म को, लेकिन जो सेल वॉल है उसका मेन फंक्शन है कि प्रोटेक्ट करना है सेल वॉल को और मेंटेन रखना है शेप ऑफ द सेल, मतलब कि सेल को जो शेप है उसको मेंटेन रखना। सेल मेम्ब्रेन जो है वो अलाइव और एक्टिव मेम्ब्रेन बोला जाता है, लेकिन जो सेल वॉल है वो इनएक्टिव और इन अलाइव बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना रहता है, लेकिन सेल वॉल जो है वो पेप्टोडोग्लियन सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म है ना वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है जो सेल के अंदर वो सब उसी के अंदर पाए जाते हैं। जिस तरह से तुम इस फिगर में देख सकते हो ये सेल का पूरा फिगर है, जिसमें से जो आउटर पार्ट है वो सेल मेम्ब्रेन है, जो जो गोल सा दिख रहा है वो न्यूक्लियस है, और जो जितना पार्ट जो बच रहा है वो क्या है साइटोप्लाज्म है। इसी के अंदर क्या है हर एक पार्ट मौजूद है सेल का। अब हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे। पहला फंक्शन कि ये जितने भी ऑर्गेनेल्स है सेल के अंदर उसको होल्ड रखता है, अपने पास रखता है, अपने अंदर में रखता है। दूसरा हुआ कि इसके अंदर बहुत सारा लाइफ प्रोसेस होता है। तीसरा है कि ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है किसी भी मटेरियल को। चौथा हुआ कि ये शेप एंड साइज को मेंटेन रखता है। हम लोग पढ़ेंगे
न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो है उसको हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन है जब कंट्रोल करता है पूरे फंक्शन को, उसी तरह से सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, वही कंट्रोल करता है हर एक फंक्शन को। न्यूक्लियस जो है वो एक जेनेटिक्स कंटेन करता है जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए। डीएनए के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे इसके फंक्शन के बारे में। इसका पहला फंक्शन कि ये कंट्रोल करता है जितने भी सेल के एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा फंक्शन हुआ कि ये जेनेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक को कंटेन करता है, जैसे कि डीएनए को। तीसरा हुआ कि ये सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल जो है वो क्या होता है, डिवाइड होकर एक नया सेल बनता है, उस चीज में इसको मदद करता है। चौथा हुआ कि ये प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक लिविंग पार्ट माना जाता है सेल का। प्रोटोप्लाज्म जो है वो उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिला रहता है। जिस तरह से तुम इस फिगर में देख सकते हो, प्रोटोप्लाज्म का फिगर है जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिला हुए हैं। इन दोनों को मिलकर क्या बन रहा है, तो प्रोटोप्लाज्म बनता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब हम लोग इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहला फंक्शन कि परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस, मतलब कि इसके अंदर हर तरह का प्रोसेस होता है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन। दूसरा हुआ कि प्रोवाइड मीडियम, मतलब कि ये मीडियम प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन करने के लिए। तीसरा हुआ कि ये हेल्प करता है एक्सचेंज करने में मटेरियल का। चौथा हुआ कि हर एक एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। पांचवा हुआ कि ये शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है सेल का। अब एक एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर कि सेल के किस पार्ट को बोला जाता है लिविंग सेल, तो प्रोटोप्लाज्म को बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टाइड के बारे में। प्लास्टाइड जो है वो डबल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है और खुद का वो क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। प्लास्टाइड जो है वो सिर्फ प्लांट और ब्लू एल्गे में पाया जाता है। अब हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे। पहला फंक्शन है कि ये फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो पाता है। दूसरा हुआ कि ये स्टोर करता है वाटर को, ऑयल को और प्रोटीन को। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टाइड के बारे में। प्लास्टाइड के 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीफ को। दूसरा है जो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर प्रोवाइड करता है फ्लावर्स को और फ्रूट को। तीसरा हुआ ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो उसका मेन काम होता है स्टोरेज का, वो सिर्फ स्टोर करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल जो है वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका जो है मेन काम होता है स्टोरेज का, जैसे कि वो स्टोर करता है वाटर, फूड या वेस्ट मटेरियल को। जिस तरह से तुम इस फिगर में देख सकते हो, ये जो दिख रहा है क्या है, वो वैक्यूल्स है। वो जो है वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर का है। मेन जो काम करता है वो स्टोरेज से काम करता है और ये सेप भी प्रोवाइड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके फंक्शन के बारे में। पहला फंक्शन तो कि ये स्टोर करता है वाटर को, मिनरल्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को। दूसरा हुआ कि ये शेप को मेंटेन करता है। प्लांट सेल के अंदर जो है वो वैक्यूल हल्का बड़ा रहता है और एक ही रहता है, तो क्या करता है वो मेंटेन करता है उस सेल के शेप को। तीसरा हुआ कि ये हेल्प करता है हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने में। चौथा हुआ कि ये रेगुलेट करता है वाटर को, कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा उस सेल के अंदर में। एक बात जान लो वैक्यूल्स के बारे में कि जो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है ना, वो एक ही पाया जाता है और वो हल्का साइज में बड़ा रहता है। लेकिन जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स है वो छोटा छोटा पाया जाता है, वो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके फंक्शन के बारे में। पहला फंक्शन हुआ कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एटीपी का फुल फॉर्म है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में। दूसरा हुआ कि ये सेलुलर और रेस्पिरेशन करता है। इसमें जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को दोनों को ब्रेक करता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अब इसके बीच 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइजोसोम्स के बारे में। लाइजोसोम्स है वो एक क्लीनिक पार्ट होता है सेल का, जो क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल हुआ, ओल्ड सेल हुआ और हार्मफुल सब्सटेंस को क्लियर करता है सेल के अंदर से। एक तरह का क्लीनिंग एजेंट माना जाता है सेल का लाइजोसोम्स को।
अब हम लोग बढ़ेंगे इसके फंक्शन के बारे में। पहला फंक्शन क्लीन द सेल, मतलब कि ये सेल के अंदर जितना भी हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसको ये रिमूव करता है। दूसरा हुआ कि ये ब्रेक डाउन करता है फूड को और अनवांटेड सब्सटेंस को। तीसरा हुआ कि जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको क्या करता है, रीयूज करता है, उसको दोबारा बनाता है। चौथा हुआ कि ये डिस्ट्रॉय करता है हार्मफुल सब्सटेंस को, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस को। आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। जो साइटोप्लाज्मिक ही तरह दिखता है उसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके फंक्शन के बारे में। पहला फंक्शन इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये जो है प्रोटीन को हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। दूसरा हुआ कि ये प्रोटीन को बनाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी एपेटस के बारे में। गोल्गी एपेटस जो है वो मेन उसका काम रहता है कि वो प्रोटीन को पहुंचाता है जहाँ जहाँ जरूरत होता है उस चीज का। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ गोल्गी एपेटस। पहला फंक्शन पैकेजिंग प्रोटीन एंड फैट मेड बाय द सेल, मतलब कि सेल के द्वारा जो बनाया जाता है प्रोटीन उसको वो पैकेजिंग करता है। दूसरा हुआ कि जो प्रोटीन है और फैट है उसको उस जगह पर जाता है जिस जगह पर जरूरत होता है। तीसरा लाइसोसोम्स को बनाता है जो डाइजेशन करने में काम आता है। चौथा जो है वो एंजाइम्स और हार्मोन को रिलीज करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स जो है वो मेन प्रोटीन को बनाता है जिसकी वजह से जो सेल ग्रोथ करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम्स के फंक्शन के बारे में। तो पहला फंक्शन वो प्रोटीन बनाता है। दूसरा सपोर्ट करता है ग्रोथ करने में सेल को। तीसरा कि वो एंजाइम्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल जो है वो एक तरह का सेल वॉल से कवर्ड होता है जो क्या होता है, रिगिड होता है, ठोस होता है। एनिमल सेल जो है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है। दूसरा हुआ कि प्लांट सेल के पास जो है वो लार्ज वैक्यूल है, एनिमल सेल के पास वैक्यूल्स जो है वो छोटा छोटा पाए जाते हैं। तीसरा हुआ कि जो प्लांट सेल है वो उसका साइज ज्यादा होता है, एनिमल सेल का जो साइज है वो कम होता है। चौथा हुआ प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स जो है वो एब्सेंस होता है, लेकिन जो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स है वो प्रेजेंट होता है। अगला होगा कि प्लांट सेल है सीलिया, प्लांट सेल के पास सीलिया होता है और एनिमल सेल के पास नहीं होता है। अगला हुआ कि प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स नहीं होता है और एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब कि ऑस्मोसिस जो है वो वाटर का मूवमेंट को कहते हैं, कहाँ से, लोअर कंसंट्रेशन से लेके हाई कंसंट्रेशन तक। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन जो है वो मूवमेंट ऑफ एयर को कहते हैं, वो भी कहाँ होता है, वो भी हाई कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन तक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच ए सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म टू और मोर सेल, मतलब कि सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल क्या होता है, डिवाइड होकर दो सेल में बनता है। और ये जो सेल डिवीजन जो है वो दो टाइप्स का होता है, पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। द एंड। इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना और किसी भी तरह का डाउट हो तो मेरे इंस्टा पे आप लोग डीएम कर सकते हैं, मैंने अपना इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।